अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक 7 पत्रों में हम पढ़ चुके हैं कि शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया, संसार रूपी इस पुस्तक को पढ़कर हम क्या क्या जान सकते हैं, जानदार चीज़ें कैसे बनी, ज़मीन कैसे बनी, जानवर कैसे बने, जानवरों का रूप कैसे बदला, फिर शुरुआती आदमी यानी इंसान कैसे बने, फिर शुरू के आदमी कैसे थे, आदमी ने कैसे तरक्की की, पहला पाषाण युग, पिछला पाषाण युग और उसके बाद नव पाषाण युग में आदमी ने कितनी तरक्की कर ली, पत्थर से धातु तक आ गया। अब जो 8वां पत्र है उसका शीर्षक है तरह तरह की कौमें क्यों कर बनी। पहले इस पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। कोरा कागज होता है बच्चों का निर्मल मन। यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो उस पर अपनी श्रेष्ठता और दूसरों के प्रति घृणा तिरस्कार की अवैज्ञानिकता और झूठ की कालिख बोल दें, या फिर वैज्ञानिक सच्चाई वाली ये इबारत अंकित कर दें कि इंसानी खून वाले सब जन एक हैं, अपने हैं। बालमन के कोरे कागज पर यह छाप अक्सर ताउम्र पक्की रहती है। इंदु के मन में इंसानी एकता की पवित्र छाप छोड़ने का कोई मौका विद्वान पिता नहीं छोड़ते। इस पाठ में वो दुनिया भर में इंसानों की अनेक नस्लों का जिक्र करते हैं, उनकी रंगतों, उनकी कदकाठी, उनके माथे और आंखों की बनावट का जिक्र करते हैं, लेकिन जोर देते हैं इस बात पर कि ये सब एक ही पूर्वज की संतानें हैं। मौसम और प्रकृति के अनुरूप इनमें परिवर्तन आए और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी हो गए।
नेहरू जी के ज़माने से विज्ञान अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आज हम आनुवंशिकी और डीएनए के बारे में और भी विस्तार तथा गहराई से जानते हैं। लेकिन आज भी नेहरू जी का सारी मानव जाति के एक होने का पाठ पुख्ता है। नेहरू इंसान की इस लंबी यात्रा में नस्लों के एक दूसरे के संपर्क में आने, मिली-जुली नस्लों के विकास वाली समझदारी की बात करते हैं और बताते हैं कि आज कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह एकदम शुद्ध नस्ल या जाति का है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं तरह तरह की कौमें क्यों कर बनी। अपने पिछले खत में मैंने नए पत्थर युग के आदमियों का जिक्र किया था जो खासकर झीलों के बीच में मकानों में रहते थे। उन लोगों ने बहुत सी बातों में बड़ी तरक्की कर ली थी। खेती करने का तरीका निकाला, वे खाना पकाना जान गए थे और ये भी जानते थे कि जानवरों को पालकर कैसे काम लिया जा सकता है। ये बातें कई हजार वर्ष की पुरानी हैं और हमें इनका हाल बहुत कम मालूम है। लेकिन शायद आज दुनिया में आदमियों की जितने कौमें हैं उनमें से अक्सर उन्हीं नए पत्थर युग के आदमियों की संतान हैं। ये तो तुम जानती ही हो कि आजकल दुनिया में गोरे, काले, पीले, भूरे सभी रंगों के आदमी हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आदमियों की कौमों को इन्हीं 4 हिस्सों में बांट देना आसान नहीं है। कौमों में ऐसा मेलजोल हो गया है कि उनमें से बहुतों के बारे में यह बतलाना कि वो किस कौम में से हैं बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक लोग आदमियों के सिरों को नापकर कभी-कभी उनकी कौम का पता लगा लेते हैं और भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इस बात का पता लग सकता है। अब सवाल यह होता है कि ये तरह तरह की कौमें कैसे पैदा हुई। अगर सबकी सब एक ही कौम है तो उनमें आज इतना फर्क क्यों है? जर्मन और हबशी में कितना फर्क है? एक गोरा है और दूसरा बिल्कुल काला। जर्मन के बाल हल्के रंग के और लंबे होते हैं, मगर हबशी के बाल काले, छोटे और घुंघराले होते हैं। चीनी को देखो तो वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो ये बतलाना बहुत मुश्किल है कि ये फर्क क्यों कर पैदा हो गया। हाँ, इसके कुछ कारण हमें मालूम है। मैं पहले ही बतला चुका हूं कि ज्यों-ज्यों जानवरों का रंग ढंग आसपास की चीजों के मुताबिक होता गया, उनमें धीरे-धीरे तब्दीलियां पैदा होती गईं। हो सकता है कि जर्मन और हबशी अलग-अलग कौमों से पैदा हुए हों, लेकिन किसी न किसी जमाने में उनके पुरखे एक ही रहे होंगे। उनमें जो फर्क पैदा हुआ उसकी वजह या तो ये हो सकती है कि उन्हें अपना रहन-सहन अपने पास पड़ोस की चीजों के मुताबिक बनाना पड़ा, या कि कुछ जानवरों की तरह कुछ जातियों ने औरों से ज्यादा आसानी के साथ अपना रहन-सहन बदल दिया हो। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। जो आदमी उत्तर के ठंडे और बर्फीले मुल्कों में रहता है, उसमें सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत पैदा हो जाती है। इस जमाने में भी एस्किमो जाति वाले उत्तर के बर्फीले मैदानों में रहते हैं और वहां की भयानक सर्दी बर्दाश्त करते हैं। अगर वे हमारे जैसे गर्म मुल्क में आएं तो शायद जीते ही न रह सकें। और चूंकि वे दुनिया के और हिस्सों से अलग हैं और उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें दुनिया की उतनी बातें नहीं मालूम हुई जितनी और हिस्सों के रहने वाले जानते हैं। जो लोग अफ्रीका में विषुवत रेखा के पास रहते हैं, जहां बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है, इस गर्मी के आदी हो जाते हैं। इसी तेज धूप के सबब से उनका रंग काला हो जाता है। यह तो तुमने देखा ही है कि अगर तुम समुद्र के किनारे या कहीं और देर तक धूप में बैठो तो तुम्हारा चेहरा सांवला हो जाता है। अगर चंद हफ्तों तक धूप खाने से आदमी कुछ काला पड़ जाता है तो वो आदमी कितना काला होगा जिसे हमेशा धूप में ही रहना पड़ता है। तो फिर जो लोग सैकड़ों वर्षों तक गर्म मुल्कों में रहें और वहां रहते उनकी कई पीढ़ियां गुजर जाएं, उनके काले हो जाने में क्या ताज्जुब है।
तुमने हिंदुस्तानी किसानों को दोपहरी की धूप में खेतों में काम करते देखा है। वे गरीबी की वजह से न ज्यादा कपड़े पहन सकते हैं न पहनते हैं। उनकी सारी देह धूप में खुली रहती है और इसी तरह उनकी पूरी उम्र गुजर जाती है। फिर वे क्यों न काले हो जाएं? इससे तुम्हें यह मालूम हुआ कि आदमी का रंग उस आबो हवा की वजह से बदल जाता है जिसमें वो रहता है। रंग से आदमी की लियाकत, भलमनसी और खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर गोरा आदमी किसी गर्म मुल्क में बहुत दिनों तक रहे और धूप से बचने के लिए पर्दों की आड़ में या पंखों के नीचे न छिपा बैठा रहे तो वो जरूर सांवला हो जाएगा। तुम्हें मालूम है हम लोग कश्मीरी हैं और 200 साल पहले हमारे पुरखे कश्मीर में रहते थे। कश्मीर में सभी आदमी, यहां तक कि किसान और मजदूर भी गोरे होते हैं। इसका यही सबब है कि कश्मीर की आबोहवा सर्द है। लेकिन वही कश्मीरी जब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में आते हैं जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, कई पुश्तों के बाद सांवले हो जाते हैं। हमारे बहुत से कश्मीरी भाई बहुत गोरे हैं और बहुत से बिल्कुल सांवले भी हैं। कश्मीरी जितने ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तान के इस हिस्से में रहेगा, उसका रंग उतना ही सांवला होगा। अब तुम समझ गए कि आबोहवा ही की वजह से आदमी का रंग बदल जाता है। यह हो सकता है कि कुछ लोग गर्म मुल्क में रहें, लेकिन मालदार होने की वजह से उन्हें धूप में काम न करना पड़े। वे बड़े बड़े मकानों में रहें और अपने रंग को बचा सकें। अमीर खानदान इस तरह कई पीढ़ियों तक अपने रंग को आबोहवा के असर से बचाए रख सकता है। लेकिन अपने हाथों से काम न करना और दूसरों की कमाई खाना ऐसी बात नहीं है जिस पर हम गुरूर कर सकें। तुमने देखा है कि हिंदुस्तान में कश्मीर और पंजाब के आदमी आमतौर पर गोरे होते हैं, लेकिन जो जो हम दक्षिण जाएं वे काले होते जाते हैं। मद्रास और लंका में ये बिल्कुल काले होते हैं। तुम जरूर समझ जाओगी कि इसका सबब आबोहवा है, क्योंकि दक्षिण की तरफ हम जितना ही बढ़ें, हम विषुवत रेखा के पास पहुंचते जाते हैं और गर्मी बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल ठीक है और यही एक खास वजह है कि हिंदुस्तानियों के रंग में इतना फर्क है। हम आगे चलकर देखेंगे कि यह फर्क कुछ इस वजह से भी है कि शुरू में जो कौमें हिंदुस्तान में आकर बसी थीं, उनमें आपस में फर्क था। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में बहुत सी कौमें आईं और हालांकि बहुत दिनों तक उन्होंने अलग रहने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बिना मिले न रह सकीं। आज किसी हिंदुस्तानी के बारे में यह कहना मुश्किल है कि वो पूरी तरह से किसी एक असली कौम का है। तो ये था 8वां पत्र, जिसमें खास तौर पर यह जानने को मिला कि आबो हवा के असर से आदमी का रंग कैसे बदल जाता है और एक पिता अपनी बेटी को जो सीख देना चाहता है कि रंग से किसी की लियाकत, किसी की भलमनसी और खूबसूरती का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है और शायद गलत भी है। और एक बात और जो सीख इस पत्र में पुत्री को दी जा रही है वो ये है कि दूसरों की कमाई खाना और अपने हाथ से काम न करना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बात हुई कौमें कैसे बनी। अब 9वें पत्र में एक पिता अपनी पुत्री को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की अलग अलग कौमें, नस्लें, ब्रीड और उसकी जबानें कैसे पनपी, कैसे दुनिया भर में फैली और उनमें कैसे मेलजोल हुआ। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।